प्यारे बच्चों, आपको वेलकम है आज की क्लास में। आपको मैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं कि 10th क्लास की केमिस्ट्री का पोर्शन जो है उसका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसके लिए हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। उन तीनों वीडियोस का लिंक जो है वो नीचे आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज तक अगर आपने वो नहीं देखे तो आज का क्लास देखने से पहले आप उनको देख लीजिए, ताकि आपको आज की क्लास जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आए। उनमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया है। एक, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन उसका हमने बहुत एक्सप्लेन किया है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हमने एक्सप्लेन किया है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके लिए हमने 2 मेथड्स दिए हैं, एक अलजेब्राइक मेथड और दूसरा मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आज का टॉपिक क्या है उसको जानने के लिए आपको मैं पहले यह बता दूं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो हमें यह बता रहा है कि रिएक्टेंट कौन कौन सा है, प्रोडक्ट कौन कौन सा है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कौन कौन सा सब्सटेंस था, उनका फॉर्मूला क्या है ना, और कौन सा नया कंपाउंड बना है उसका फॉर्मूला क्या है। यह हमें यह भी बताता है कि कितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है और कितना प्रोडक्ट बनता है जब हम उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे हमें केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें बहुत कुछ और इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे आज के लेक्चर में वो हम सीखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक आइए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। How to make a chemical reaction more informative। जो भी कोई केमिकल इक्वेशन है इसको हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कैसे बताएगा और वो कौन कौन सी चीज़ है जिसके बारे में ये हमें बता दे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। देखिए, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट क्या है वो हम देखेंगे, कैसे लिखेंगे हम। तो एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखेंगे कि कभी कभी किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ना वो एसिड होता है, तो वो एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, वो हमें कैसे पता चलता है केमिकल इक्वेशन में, उसको कैसे लिखते हैं वो हमने देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। RXN मैंने लिखा रिएक्शन। कोई भी एसिड जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है या तो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा।
ये कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे, और उसको हम रिएक्शन में कैसे दिखाते हैं वो हम यहां पे देखेंगे। एक और चीज हम देखेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के दौरान या तो हीट निकलती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। वो हीट निकली है या हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो इंफॉर्मेशन हमें केमिकल रिएक्शन कैसे देती है वो हमने डिस्कस करना है। हीट चेंजेस accompanying a chemical reaction। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो हीट चेंज हो जाता है, हीट चेंज का मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब करेगी या तो हीट रिलीज करेगी। तो वो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगी वो हमें केमिकल रिएक्शन में कैसे दिखाना होता है ताकि हमें पता चलेगा। अच्छा, आपको ये भी पता होगा हीट निकलेगी तब रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेगी एंडोथर्मिक बोलेंगे, हीट रिलीज करेगी रिएक्शन तो दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये दोनों हमने डिस्कस पहले किए हैं, तो दिखाएंगे कैसे वो हम यहां देखेंगे आज। अच्छा, अब रिएक्शन जो है कुछ कंडीशंस होती है, जिन कंडीशंस में रिएक्शन होती है। प्रेशर कितना देना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को, टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, या हम कभी कभी कैटलिस्ट यूज करते हैं, या कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है जैसे फोटोसिंथेसिस है ना। तो वो चीजें जिनकी वजह से वो रिएक्शन होती है, तो वो कंडीशंस कहाँ पे हम डिनोट करें, लिखेंगे, रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ये केमिकल रिएक्शन दे। तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो कंडीशंस जिनके अंडर रिएक्शन होती है वो कंडीशंस हमने दिखाना है। एक और चीज हम देखेंगे कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन जब भी होती है तो सारे रिएक्टेंट धीरे धीरे कम कम हो रहे हैं और अल्टीमेटली वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, है ना। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं कि अभी रिएक्टेंट्स हैं और थोड़े से प्रोडक्ट्स बने हैं और प्रोडक्ट्स वापस मिलते हैं और रिएक्टेंट बना देते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं वो एक और हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे। हाउ टू एक्सप्रेस अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये 5 चीजें हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। एक, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो फिजिकल स्टेट है वो दिखाएंगे। अगर एसिड इन्वॉल्व हो रहा है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है वो हम दिखाएंगे। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है वो भी दिखाएंगे, और रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है उसको हम कैसे दिखाएंगे। एक एक करके इनको लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसको हमने दिखाना है। देखिए, अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एस, उस रिएक्टेंट के पीछे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, है ना। तो स्मॉल एस ऐसे लिखते हैं हम रिएक्टेंट के पीछे, या अगर वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के पीछे।
ये स्मॉल एस का मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि ये जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम स्मॉल एल लिखते हैं। इसका मतलब क्या बनेगा कि ये लिक्विड है। अगर गैस फॉर्म में है तो हम क्या बताते हैं कि ये गैसियस है, गैसियस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। अच्छा, एक और चीज, अगर हमारे पास सॉलिड रिएक्टेंट है और वो हमने डिसॉल्व किया है वाटर में, वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट हो रहा है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो किसी दूसरे सबस्टेंस को डिसॉल्व करे, है ना। तो हमारे पास वाटर है और उसने किसी सॉलिड रिएक्टेंट को डिसॉल्व किया या कोई प्रोडक्ट बना, लेकिन वो किस फॉर्म में बना कि वाटर में डिसॉल्व होके वो बना है। तो हम उसको कैसे दिखाते हैं? हम लिखाते हैं AQ ब्रैकेट्स में, उसके पीछे इसका मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व है वाटर में, AQ हम लिखते हैं। आइए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे हमें ये समझ आएगा। जैसे आपको याद होगा कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका कॉमन नेम जो है ना वो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा। और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हम दिखाते नहीं हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम स्मॉल s लिखेंगे इसके पीछे। और जब हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ट्वाइस HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ये HCl जो है ना ये वाटर में होता है, दैट इज AQ लिखेंगे हम, एक्वस। फिर हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें NaCl मिलता है, NaCl मिलता है। और लेकिन वो NaCl किस में मिलेगा? वो वाटर में मिलेगा, दैट इज डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलेगा। तो हमने एक्वस लिखा है इसके पीछे। इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वाटर H2O, लेकिन H2O किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में। और क्या मिलता है ज्यूरिंग दिस रिएक्शन? हमें मिलता है एक गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो हम लिखते हैं ऐसे जी। देखिए चारों चीजें इस रिएक्शन में क्लियर हो गई हैं कि हमने सॉलिड चीज लिया है रिएक्टेंट। ये हमें क्या बता रहा है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट्स हैं। अब कौन सा रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसी तरह से प्रोडक्ट्स में कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ही हमने इसको HCl में डाला है, लेकिन HCl खुद किस में है? वो एक्वस सॉल्यूशन में है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ बना है NaCl, NaCl प्रोडक्ट है, लेकिन ये NaCl जो है ये वाटर में बना है, और वाटर भी बना है वहां पे, वो लिक्विड फॉर्म में बना है, वेपर फॉर्म में नहीं बना है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बना है। और हाँ, यहाँ पे कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ना कोई कंपाउंड जो है गैस फॉर्म में वो जब बनता है तो हम क्या करते हैं, हम एक एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं G की जगह पे। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम ये वाला पोर्शन, रिएक्शन ऐसे ही है, ये वाला पोर्शन जो है हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं। हम दिखाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बना है, हम इसको ब्रैकेट्स में एरो अपवर्ड दिखाते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द रिएक्शन ये बन गया है प्रोडक्ट, बट ये ऊपर जाता है, दैट इज गैसियस फॉर्म में ये बनता है। ये है हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हो गया एक एग्जांपल। अब हम दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं इसकी। दूसरी एग्जांपल देखिए, आपको याद होगा एक रिएक्शन हमने की है, एक रिएक्शन हमने दिखाया है कि लेड नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड चीज बनता है। याद आया ना वो हमने
पहले लेक्चर में वो हमने पढ़ा, उसको देख लीजिए पहले लेक्चर को, लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो रिएक्शन क्या है। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में हमने, ये एक्वस सॉल्यूशन में हमने लिया था। AQ लिखना पड़ा इसके पीछे। प्लस हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। इसको हम किस फॉर्म में लेते हैं, एक्वस फॉर्म में। एक्वस मैंने बता दिया है कि इसको हमने डिसॉल्व किया है वाटर में। अब ये दोनों मिले हैं तो हम एरो ऐसे लिखेंगे, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, दो लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर टू राइट इट इन अ सिंगल ये जो है लाइन में, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम लेड जो है ये आयोडीन के साथ मिलता है, तो ये ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड है, ये बनेगा PbI लेड आयोडाइड प्लस, और ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट ट्वाइस KNO3, और ये हमें मिलता है एक्वस फॉर्म में, AQ हमने लिखा है। ठीक है ना। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहां पे मैंने बताया ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कोई गैसियस चीज बनता है तो हम उस प्रोडक्ट को दिखाते हैं और ब्रैकेट्स में गैसेस लिखते हैं, या दूसरा तरीका हम अपवर्ड एरो दिखाते हैं, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। ये गैसेस रिएक्टेंट अगर होगा उसमें ये अपवर्ड एरो नहीं दिखाना है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई सॉलिड चीज बना है तो दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और उसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे यहां पे सॉलिड चीज बना है, इस वाले पोर्शन को मैं बता रहा हूं, हम इसको कैसे और दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखाएंगे PbI2, और ब्रैकेट्स में हम एरो अपवर्ड एरो जो है वो डाउनवर्ड दिखाते हैं। दैट इज, ये दूर से पता चलता है इट इज लेड आयोडाइड, और ये सॉलिड फॉर्म में बना है, दैट इज ये ड्यूरिंग द रिएक्शन नीचे बैठता है, दैट्स प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को हम आमतौर पर इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स को कैसे दिखाते हैं। दोबारा बता रहे हैं, हम S सॉलिड के लिए लिखते हैं, L लिक्विड, G गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करता है। तो हम एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, है ना, और NaCl या जब मिले तो NaCl बना, वाटर बना, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन किस फॉर्म में बना वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक। अच्छा, और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर प्रोडक्ट्स में कोई प्रोडक्ट बना है लेकिन वो गैसियस फॉर्म में बना है, हम उसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं जो बेटर है। दैट इज, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखेंगे और हमें ब्रैकेट्स में एक अप एरो अपवर्ड दिखाएंगे। सिमिलरली ये देखिए, ये रिएक्शन अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई सॉलिड चीज बनता है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट, उसको हम ब्रैकेट्स में स्मॉल s लिखेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि उसको हम प्रोडक्ट को लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट्स में हम एरो डाउनवर्ड से भी उसको दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। देखिए, ये जो एसिड्स है ना, एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एसिड जो है ये हो सकता है कंसंट्रेटेड भी, कंसंट्रेटेड, या ये होगा डाइल्यूट। एसिड कंसंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूट भी होता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, एसिड आमतौर पर 10th क्लास के लिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि जो हायर क्लास है उसमें हम जो है यानी कि हायर क्लास में हम आपको जो है कुछ और ऐड करके उसमें बता दें, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एसिड इज एसिड ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर।
क्योंकि एसिड H पॉजिटिव देता है। तो हम क्या करते हैं, एसिड को हमने पानी में मिलाना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कोई पूछेगा व्हाट इज हाइड्रोजन क्लोराइड एंड व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों का फॉर्मूला सेम है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी HCl है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, HCl अगर गैसियस स्टेट में है तब इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड और ये एसिड नहीं है। अगर हमने HCl को पानी में डिसॉल्व किया तब इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस टाइम ये एसिड है। और एसिड की खासियत क्या है कि ये H पॉजिटिव आयन देता है, ब्रेक हो जाता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं HCl, अगर ये गैसियस फॉर्म में है इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर HCl एक्वस है, वाटर में डिसॉल्व है, तब ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये HCl जो है जब ये पानी में होता है ये किस फॉर्म में होगा, H अलग एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। और ये कैसे होता है जो हमने आगे देखना है। फिलहाल आपको याद रखना है कि HCl इज एसिड ओनली व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब हमने एसिड लाया है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल, इसको पानी में डिसॉल्व किया है और हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर डाला, एसिड ज्यादा डाला, तब इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड उस एसिड को बोलते हैं जिसमें पानी बहुत कम हो, एसिड ज्यादा हो। जैसे 94% H2SO4, दैट मीन्स 94% सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर कितना बचा, 6% वो वाटर है। ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे, इट इज कंसंट्रेटेड एसिड। इसी तरह से HCl, ये गैस में होता है ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, 37% अगर बनेगा ना जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज कंसंट्रेटेड। अगर 10% है, यानी कि 10% एसिड है बाकी वाटर है, दैट एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। और इसको हम रिएक्शन में कैसे दिखाते हैं, हम ना जो डाइल्यूट एसिड होता है हम लिखते हैं DIL, उसके बाद लिखते हैं जैसे DILHCl, दैट इज डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl इस तरह से अगर लिखेंगे इट इज डाइल्यूट HCl। और अगर हमने लिखना है कंसंट्रेटेड HCl तो हम HCl लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स में लिखेंगे CONC। ये तरीका है, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर इन्वॉल्व हो गया है तो रिएक्टेंट में जब हम दिखाते हैं एसिड को तो डाइल्यूट है तो पहले लिखेंगे DIL, फिर लिखेंगे रिएक्टेंट का सिंबल, ये फॉर्मूला, एसिड का फॉर्मूला। और अगर कंसंट्रेटेड है पहले लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसंट्रेटेड। एग्जांपल हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे हम एग्जांपल देंगे। जैसे हमारे पास है जिंक, ये सॉलिड फॉर्म में हम किस में डालेंगे, डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, जिंक क्लोरीन के साथ मिलेगा, ये बना देगा जिंक क्लोराइड, लेकिन ये होगा एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। और अगर फिर क्या बचा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H2 और ये होगा गैसियस फॉर्म में, और वो हम अपवर्ड एरो दिखाते हैं। ये डाइल्यूट HCl जो है ये ट्वाइस है, मतलब हमने इसको बैलेंस नहीं किया है यहाँ पे। इसी तरह से हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक और रिएक्शन हम दिखा रहे हैं कॉपर का। कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको अगर हम नाइट्रिक एसिड में डालेंगे HNO3, और नाइट्रिक एसिड जो है, अगर ये जो नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पे लिया है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, CONC लिखा ना हमने, ये कॉपर सॉलिड, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। फिर जब ये हमने एक रिएक्शन ली है, ये दूसरी रिएक्शन है
इनके बीच में रिएक्टेंट्स है ये, और प्रोडक्ट्स हम यहां पे लिख रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, और ये बनेगा एक्वस फॉर्म में, प्लस बनेगा ट्वाइस NO2, और ये गैस है, ठीक है ना। और हमें मिलता है वाटर H2O, ट्वाइस H2O। ये तो आपको याद रखा है। प्लस ट्वाइस H2। तो ये देखिए कॉपर है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है HNO3, और ये बना रहा है कॉपर नाइट्रेट और ट्वाइस NO2 और ट्वाइस H2O। तो ये देखिए हम ये देख रहे हैं कि एसिड जो है इसको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में कैसे देखें। देखिए ये सॉलिड है, एसिड इन्वॉल्व हुआ है तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये एक्वा सॉल्यूशन में बन रहा है, ये गैसेस फॉर्म में बन रहा है, और ये जो वाटर बन रहा है ये लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। इस तरह से ये हमें क्लियर हो गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को कैसे दिखाते हैं हम। आइए अब हम यहाँ पे आते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन या तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या तो हीट इवॉल्व हो रहा है। अगर इवॉल्व होगा दैट इज एक्सोथर्मिक, अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वो है रिएक्शन एंडोथर्मिक। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो। आपको याद होगा कि इन दोनों की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लिखी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है, it is the reaction which is accompanied with the evolution of heat energy, while endothermic reaction is the reaction which is accompanied with the absorption of heat energy. तो एक्सोथर्मिक में जो हीट एब्जॉर्ब जो हीट इवॉल्व हो रहा है उसको हम कैसे लिखते हैं। हम ना जो प्रोडक्ट साइड है उस साइड हम प्लस हीट लिखते हैं। जब हीट रिलीज होती है उस साइड हम हीट को क्या करते हैं, हम प्लस साइन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, जैसे कोयला, ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, प्लस एयर में ऑक्सीजन है। क्या हम ऑक्सीजन जो है ये गैसेस फॉर्म में है, क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं? ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हमने ऊपर एरो करके दिखाया प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर गैसेस है, क्या हम इसको ऐसे दिखाए? नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये हम अपवर्ड एरो जो है ना ये सिर्फ प्रोडक्ट्स में दिखाते हैं कि कोई चीज बना है वो गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हुआ है, रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इसको जरूर हमें सिंबल ही लिखना पड़े। ये जो गैस का जी सिंबल है, ये जो ना जी लिखते हैं, हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। प्लस क्या बनेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम एरो करके ऐसे लिख सकते हैं, ये गैसियस है, या हम जी लिखेंगे इसमें। प्रोडक्ट्स में दो चॉइसेस हैं, या तो जी लिखो या अपवर्ड एरो लिखो, ठीक। लेकिन रिएक्टेंट में चॉइस नहीं है, उसमें हमें एस ये जो है जी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट बाहर निकल रही है और वो हमें यहां पे लिखना है प्लस हीट, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन एंडोथर्मिक में हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर भी हीट लिख सकते हैं, हम यहां पर माइनस हीट लिख सकते हैं, हम यहां पर यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, नाइट्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास है, ऑक्सीजन है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये हमें क्या देगा? हाँ, यहाँ पे ये दिखाना है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस हीट, एक तरीका ये है, और ये हमें देगा
NO, और ये गैसेस फॉर्म में हमें मिलता है। यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड प्लस करके हीट लिखना पड़ता है, जबकि एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड प्लस हीट करके लिखते हैं। अगर यहां नहीं लिखना है, दूसरा तरीका क्या है, हम इसी रिएक्शन में दिखाते हैं। N2 गैस है प्लस ऑक्सीजन है, गैस है, और हम यहां ऐसे लिखेंगे NO ट्वाइस गैस फॉर्म में मिला है। हम यहां पे छोटा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने इसको हीट किया है, दैट इज इट इज एंडोथर्मिक। अगर ट्रायंगल नहीं बनाना है, उसकी जगह पे डायरेक्टली हीट लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका है। अगर यहां नहीं लिखेंगे, हम प्रोडक्ट साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा माइनस करके हीट, माइनस हीट करके लिख सकते हैं। तो N2 गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ ट्वाइस NO ये बना है गैसेस फॉर्म में। यहाँ पर भी हम दिखा, देखिए 3 तरीकों से हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखाते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हुई है। या तो रिएक्टेंट के साथ प्लस करके हीट लिखें, या तो प्रोडक्ट्स के साथ माइनस करके हीट लिखना है, या तो हमें जो एरो है विच शोज दैट रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, टेल साइड से लेकर हेड साइड, यानी कि टेल साइड रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट साइड हम टेल ये जो है हेड रखते हैं प्रोडक्ट साइड। तो इसके ऊपर हम ट्रायंगल बनाते हैं, दैट मीन्स कि हमने इन रिएक्टेंट्स को हीट किया है, दैट इज इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें एक ही तरीके से हम दिखाते हैं कि यहाँ पे प्लस हीट करके लिखते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, आप एक और तरीका देखेंगे वहां पे कि हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को कैसे दिखाते हैं। डेल्टा H से डिनोट करते हैं हम, और एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है वो, जो आपको हायर क्लास में देखना है। और वहां तक आपको ये वो देखने के लिए, अगर आपका ये दिमाग में है कि आगे जो हमें स्टडी करनी है वो साइंस सब्जेक्ट्स में करनी है, तो 10th के मार्क्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसमें, है ना, आपको तो पता है। तो आज से ही आपको 2 किस्म के गोल्स रखने पड़ते हैं। एक है लॉन्ग रेंज गोल, दूसरा है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग रेंज गोल जो है उसमें अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का मकसद रखा है कि मुझे लाइफ में आकर क्या करना है ना। तो शॉर्ट टर्म गोल वो होता है कि उस लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। हो सकता है वो ईयरली गोल हो सकता है वो मंथली गोल हो सकता है वो डेली आप उस पर सोचेंगे। तो वो हर दिन आपको कुछ नया करना है, ताकि जो है साल के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो अच्छे मार्क्स होंगे और अच्छी नॉलेज होगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, ताकि साइंस सब्जेक्ट्स आगे अच्छी तरह से चल पाएं और आप अपनी लाइफ का वो मकसद हासिल करें जो आपका मन चाहता है, जो आपका दिल में यानी कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहोगे, दूसरे इंसान की लाइफ जो है उसको इजी बनाने के लिए अगर आप सोचें, अगर आप दूसरे इंसान की लाइफ को इजी बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो अपनी लाइफ ऑलरेडी इजी होती है ना। तो वो कैसे, तो आपको एक सपना रखना है। सपने, किसी ने क्या खूब कहा है, सपना वो नहीं होता है कि जो इंसान सो के देखे, सपना वो होता है जो इंसान को सोने ना दे, है ना। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि अब हम देखेंगे ये वाला टॉपिक। ये क्या है कि किन कंडीशंस में रिएक्शन जो है वो होती है, उसको हम कैसे दिखाते हैं। जो ये एरो है ना, इसी के ऊपर या नीचे हम लिखते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, कौन सी कंडीशन हम उसमें करते हैं। जैसे आपको ये मैं बता दूं, एक रिएक्शन है, पढ़ा है हमने, हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में और क्लोरीन ये भी गैस फॉर्म में होता है। जब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एरो डालेंगे और फिर क्या करेंगे, ये बनेगा ट्वाइस HCl, ये बनता है, ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है। लेकिन ये रिएक्शन होती है
किस कंडीशन में? जब एनर्जी हो, सनलाइट हो, तो हम यहाँ पे सनलाइट लिखते हैं या एच न्यू लिखते हैं। ऐसे सनलाइट में कितनी एनर्जी है वो होती है एच न्यू। एनर्जी सनलाइट में कितनी होती है? एच न्यू। सनलाइट में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स, उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटम। उस एक क्वांटम में कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। और वही यहाँ वो एनर्जी पैकेट हम यहाँ पे लिखते हैं एच न्यू। एच इज फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू जो है हम लिखते हैं ना, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो फिलहाल इतना आपको याद रखना है। इसी तरह से एक और रिएक्शन हम यहाँ पे देंगे, वो क्या है? वो रिएक्शन है जैसे पोटेशियम क्लोरेट, आपने सुना होगा कि ClO3 ट्वाइस। जब हम इस रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है और ये बनाता है ट्वाइस KCl प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, 3 2 6 ट्वाइस KCl। लेकिन ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी अगर हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO3। तो हमने इस MnO3 को कहां पे लिखा? एरो के नीचे लिखा, या हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, तो कैटलिस्ट को कहां पे लिखा? यहां पे लिखा हमने, ठीक है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर दिखाना है, प्रेशर दिखाना है, वो हम इसी एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम ये कंडीशन है, हम यहां पर एक बार इसको और दिखाएंगे। जैसे ये क्लियर हो गया ना, कंडीशन कहां पे लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं। आइए अब हम ये वाली रिएक्शन देखेंगे, रिवर्सिबल। कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो कैसे दिखाते हैं हम इसको? हम ना रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में 2 एरो डालते हैं पैरेलल, और एक लेफ्ट को दिखाते हैं, एक राइट को दिखाते हैं, है ना। और दोनों को हम दिखाते हैं, एक जैसे यहां पे मैं दिखाता हूं राइट, एक एरो हम दिखाते हैं इस डायरेक्शन में, या तो फुल एरो दिखाएंगे या हाफ एरो, ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं। तो बेटर है हम इसको हाफ एरो दिखाएं और दूसरा एरो पैरेलल इसके, लेकिन वो इधर को हाफ दिखाएंगे। ये दिखाता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जैसे फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, तो हम यहां पे लिखेंगे नाइट्रोजन जो है ये गैस है, हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ये दोनों मिलते हैं तो एमोनिया बनता है ट्वाइस NH3, और ये भी गैस फॉर्म में मिलता है, ठीक। अब ये रिएक्शन किस कंडीशन में होती है? इसके लिए एक कैटलिस्ट है, इस ये जो एमोनिया बनता है, और वो कैटलिस्ट कौन सा है? एमोनिया बनने के टाइम आयरन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए 200 एटमॉस्फेयर चाहिए प्रेशर। इतना ही नहीं, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन के लिए, नियर अबाउट 500। तो देखिए हमने कैसे दिखाया, ये कंडीशंस हमने यहां पे दिखाई है। कैटलिस्ट चाहिए, 200 एटमॉस्फेयर चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसके लिए, ताकि ये मैक्सिमम राइट को जाए। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब जो ही कुछ अमाउंट एमोनिया बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है, वापस प्रोडक्ट्स बन के रिएक्टेंट्स में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिवर्सिबल नेचर है रिएक्शन का। तो आज हमने इतना पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि किसी रिएक्शन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास 5 चीजें हैं जो हम मेंशन किए हैं। एक, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट। अगर रिएक्टेंट एसिड है कैसे दिखाएंगे उसको, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे दिखाएंगे। ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व हुआ या हीट देनी पड़ी कैसे दिखाएंगे उसको। और अगर कोई कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो हम कैसे दिखाएंगे। कंडीशंस, जिन कंडीशंस में ये रिएक्शन होती है सॉरी। तो
एक और रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं है वो हमने यहाँ पे दिखाया। फिजिकल कंडीशंस में मैंने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस को दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ता है सिंबल्स। और अगर प्रोडक्ट में गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम अपवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई सॉलिड बना तो एस लिखते हैं, या हम एरो डाउनवर्ड करके ब्रैकेट्स में उसके पीछे लिखते हैं। एसिड दो किस्म का हो सकता है, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है एसिड, लेकिन वाटर बहुत कम होता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड में वाटर ज्यादा होता है, एसिड कम होता है। एक और चीज, हीट एक्सचेंज। रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी, हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, या हीट एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर इवॉल्व होगी कैसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट साइड प्लस हीट लिखते हैं। लेकिन अगर एंडोथर्मिक होगी तो हम रिएक्टेंट साइड प्लस करके हीट लिखते हैं, या माइनस करके प्रोडक्ट साइड हीट लिखते हैं, या जो एरो है उसके ऊपर हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल सिंबल है हीट का इन केमिस्ट्री। कंडीशंस में मैंने बता दिया है कि हम एरो के ऊपर ही कंडीशंस लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे HNO लिखा है, यहाँ पे ट्रायंगल हीट का ये है, दैट इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ ये MnO3 क्या है, कैटलिस्ट है। इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल दो एरोज दिखाने हैं, या तो हाफ एरो दिखाएंगे या फुल एरो भी दिखा सकते हैं। ये रिवर्सिबल नेचर है इस रिएक्शन का। तो आज के लिए बस इतना। आप हमारे साथ बने रहेंगे, मेहनत आप करते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक वो आप जरूर देखिए। जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।